हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ANTS का जो आपका फुल टेस्ट हुआ था सेकंड वाला, उसका फिजिक्स सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 0.5 mm, इट्स सर्कुलर स्केल कंटेन 50 डिविजन्स, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गॉजेस। तो स्क्रू गॉज के बारे में आपको आइडिया है, बहुत सिंपल सा, जो हमारा स्टैंडर्ड होता है उसमें 1 mm और 100 डिवीजन होता है। आपको पता है कि जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या होता है, पिच अपॉन क्या होता है, नंबर ऑफ डिवीजन, यही तो होता है ना। तो अब यहाँ पे जब आप लीस्ट काउंट निकालेंगे तो सिंपल सा है, इसमें ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 0.5 अपॉन कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0.01 mm। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी वेरीज विद टाइम। यहाँ पे आपको मोमेंटम का जो है फंक्शन दिया गया कितना, 5t² प्लस t प्लस 1, ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। द एवरेज फोर्स फॉर द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकंड। ध्यान रखना, अगर आप इसको dp/dt करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे, dp/dt करेंगे, तो ध्यान रखना ये इंस्टेंटेनियस फोर्स जिस टाइम पे आप पूछेंगे वहां पे निकल के आएगा, क्योंकि एवरेज पूछा गया था। एवरेज के लिए हम F बराबर डायरेक्टली चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम लगाएंगे, ठीक है ना। अब चेंज इन मोमेंटम कहाँ, तो पहला बोला है 2 सेकंड, तो वो स्टार्टिंग हमारा 0 से 2 के बीच पूछा गया है। तो सबसे पहले P इनिशियल निकालेंगे, जब हमारा 0 पे है तो कितना आएगा, ये 0 कितना आएगा, 1 आ जाएगा। P फाइनल हमारा कितना आएगा, तो कितना रखेंगे हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो 5 × 2 to 4 प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 आ जाएगा, और ये इक्वल हो गया कितना, ये हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो फाइनली जो डेल्टा P हमारा F बनेगा, एवरेज कितना आ जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T, और डेल्टा P में हमारा हो जाएगा 23 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कितना आ गया, 11 न्यूटन, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आई होप क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पता है कि ये वेव मोशन का है, और बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है। इन्होंने रखा है, एक क्वेश्चन दिया है प्रोग्रेसिव वेव का, जिसमें y = 0.02 साइन 2πt अपॉन 0.01 माइनस x अपॉन 0.3 दिया गया है, और x y जो है मीटर में है। आपको वेलोसिटी बताना है वेव का। कहता हूँ देखो, वेलोसिटी ऑफ वेव बहुत तरीके से निकाला जाता है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे जिस फॉर्मेट में आपको था उस फॉर्मेट में हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने एक तो पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 3, एक तो v बराबर आप पढ़ते इसमें ω/k होता है। इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप याद करो जरा, इसमें λ/t आ जाता है। तो जो बेहतर हो वो उसमें करो। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान दें तो ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखा है, a sin 2π, ये हो जाएगा t अपॉन कैपिटल T माइनस x/λ। यहाँ से ये दोनों निकालना बहुत आसान है। देखो कंपेयर करेंगे, t कितना आ जाएगा 0.01, और लैम्डा कितना आ गया हमारा 0.3, तो हमें जो v मिलेगा कितना आ जाएगा 0.3 डिवाइड बाई 0.01 बराबर कितना 30 मीटर पर सेकेंड। कौन सा आंसर करेक्ट है, बी ऑप्शन लो। आई तो क्लियर होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट जो है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो तुरंत आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो जरा इसमें क्या करेंगे हम लोग। इन्होंने रखा है कि वाटरफॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 kg पर सेकेंड टू ऑपरेट द टर्बाइन, ठीक है ना। द losses ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस आर 10% ऑफ एनर्जी, हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। तो सबसे पहले हम ये निकालते कि जब ऊपर से नीचे तक आएगा तो कितना पावर टर्बाइन को ट्रांसफर हो रहा है, उसमें से 10% लॉस माइनस कर देंगे, तो जो पावर का आउटपुट टर्बाइन का आउटपुट पावर होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो जरा, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि जो वाटर है वो 60 मीटर से जो है नीचे ड्रॉप हो रहा है, और जो मास पर सेकेंड आ रहा है वो कितना हमारा 15 kg आ रहा है पर सेकेंड, ठीक। तो जो हमारा पावर आएगा, वैसे पावर आपको पता है, तो पावर जो होता है वो वर्क डन अपॉन टाइम होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो यहाँ पे कितना आएगा mgh/t बन जाएगा, और जो हमारा m/t है यही हमारा ये रेट बन जाएगा, ये वाला वैल्यू, ये हमारा m/t दिया गया है, ये हमें h दिया गया है। तो जो पावर हमारा मिलेगा, जो मतलब टरबाइन को ट्रांसफर होगा, ये टरबाइन का प्रोड्यूस नहीं है, ये हमारा टोटल है विदाउट फ्रिक्शन वाला, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखो जरा, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे 15 × 60 × 10 हो जाएगा, और फाइनली आंसर कितना आएगा 9000 आ जाएगा, ठीक है ना।
ये वॉट आ गया। अब इसमें से लॉस कितना आएगा, तो लॉस 10% है, तो जब आप 10% लॉस करेंगे कितना आएगा हमारा 9000 इंटू 10/100, तो इसमें से लॉस हमारा चलेगा कितना 900। तो जो एक्चुअल पावर आएगा जो हमारा बनेगा कितना आ जाएगा, देखो हमारा ये पावर था वाटर का, वो जो वाटर से आ रहा था, माइनस ये हो जाएगा 900, तो कितना आ जाएगा हमारा ये 8100 या 8.1 किलोवाट। ठीक है ना, तो कौन सा करेक्ट है हमारा ए ऑप्शन, तो 4 का ए ऑप्शन आपका एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है ना, आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर। ए साइक्लिक प्रोसेस ABCDA इज शोन इन फिगर PV डायग्राम। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स रिप्रेजेंट द सेम प्रोसेस। ओके, देखते हैं प्रोसेस क्या दिया है। देखो इस तरीके से एक प्रोसेस ये PV ग्राफ दिया गया है, और इस PV ग्राफ के बेस पे आपको पता नहीं इसमें से PT ग्राफ हमारा कौन सा करेक्ट होगा। तो कोई बात नहीं, इसको हम इसके अकॉर्डिंग एक एक करके स्टार्ट करते हैं देखना। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है ना, 5 में क्या बोला गया है कि PV ग्राफ आपको दिया गया है। मैं बना लेता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ईजी रहेगा मतलब कैलकुलेट करने समझने में। ठीक है ना, इधर ये छोटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इस तरीके से ये बना हुआ है। ठीक है ना, ये इधर इधर ऐसे पास होते हुए ऐसे गया। ठीक है ना, ABCD ये बन जाएगा। अब ध्यान से सुनना, ये PV ग्राफ है। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। A to B की बात करेंगे तो A to B में हमारा P क्या है, कांस्टेंट, तो V प्रोपोर्शनल टू T आ जाएगा, तो V बढ़ेगा तो TB क्या होगा, बढ़ेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो अब आप देखो जरा कि इसमें जो है कहाँ पे कौन सा इसमें PT ग्राफ सब में ढूंढना है। तो A से B में P तो कांस्टेंट है, बट T क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हो सकता है P कांस्टेंट इसमें है और P कांस्टेंट इसमें है, तो A और D में हो सकता है। B में ध्यान रखना टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। A और C हमारे तो दो तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगर आप देखो तो B से C में हमारा इस टाइप से, मतलब ये एक तरीके से आइसोथर्म लग रहा है, तो क्योंकि PV ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पे T हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हो गया तो कौन सा बन जाएगा, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। B से C में हमारा जो है T कांस्टेंट आ गया। C से D का देखते हैं, तो C से D में अगर आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। हमारा C से D में V कांस्टेंट है, तो V कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा, T आ जाएगा। मतलब कि P और T में स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, मतलब ऐसे लाइन। तो आप देखो जरा यहाँ पे P कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन ऐसे 0 से पास हो रहा है, मतलब हमारा कौन सा करेक्ट आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है ना, ऐसे ही आप जो है D to A में वापस से देख सकते हैं। ठीक है ना, तो फाइनली हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है ना, आई थिंक क्लियर होगा। ए ऑप्शन कैसे आएगा देखो जरा, तो ऐसे ऑप्शन चेक करके हम कर सकते हैं। P से T के बीच में यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है ऐसे, ठीक ना, फिर ये कांस्टेंट था, फिर दोबारा हमारा क्या P प्रोपोर्शनल टू T, तो PT ग्राफ में हमारा जो है ऐसे जाएगा। और ध्यान रखना इसका डॉट डॉट करके मिलाओगे तो ओरिजिन से पास होना चाहिए। ठीक है ना, और अगली बार में वापस से जब ये ऐसे आएगा टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो फिर वापस से सीधा हो जाएगा ऐसे ऐसे, समझ गया ना, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है असर्शन रीजन का है, ध्यान देना। ये थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको सोच वैसे ही नॉर्मली सोच के हो जाएगा। ठीक है ना, इसका कोई खास रिलेशन वैसे नहीं है। असर्शन में क्या बोला गया, सरफेस टेंशन ऑफ ऑल लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पेंट्स इज केप्ट हाई। और दूसरा क्या बोला गया रीजन में, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन एंटीसेप्टिक्स स्प्रेड इजिली ओवर वुंड्स। ठीक है ना, ध्यान सुनना इस बात को, लुब्रिकेंट हो या फिर जो हमारा ये एंटीसेप्टिक्स है, ये सब है, इनको पूरा स्प्रेड होना है पूरे उसमें। ठीक ना, पड़ने के बाद फैल जाना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए अगर सरफेस टेंशन हाई रहा तो वो क्या होता है, ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि सरफेस टेंशन जो करता है वो ड्रॉप, मतलब मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करना है, जबकि हमारे लुब्रिकेटिंग हो या फिर एंटीसेप्टिक्स हो, इनको सरफेस पे फैलना है, मैक्सिमम सरफेस एरिया गेन करना है, ना कि मिनिमम। तो इनके सरफेस टेंशन क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। और यहाँ पे इन दोनों में हाई बोला है, मतलब बोथ आर इनकरेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी हो गया आंसर। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बेस्ड एकदम सी, मतलब 6 का क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा होने से वो फैलेगा नहीं, वो ड्रॉप के फॉर्म में एक ही जगह जो है इकट्ठा हो जाएगा सब। ठीक है ना, और ज़्यादा अगर सरफेस टेंशन कम रहा तो स्प्रेड हो जाएगा पूरे में। तो इसलिए जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जरा देखो 7 क्या, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन बाय x इक्वल टू 4 sin पाई टी। x बराबर क्या दिया है, 4 sin
पाई टी, ठीक है ना, ये आपको पता है। और इसके बाद वेयर एक्स इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल इन सेकेंड टू मूव फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन टू द पोजिशन ऑफ द हाफ ऑफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंपल सा मतलब समझो, इसको थोड़ा सा जो यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के, इसको आराम से पढ़ना थोड़ा, ताकि समझ में आए क्या कहना है। कि जैसे ये मान लीजिए हमारा ऑसिलेशन यहाँ से यहाँ के बीच में हो रहा है, ये हमारा मीन पोजीशन है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का आधे तक जाता है, कहाँ तक, a/2 तक, ठीक है ना। मतलब आपको ये टाइम बताना है। वैसे अगर आपने क्वेश्चंस किया होगा तो आपको पता होगा कि ये वाला जो टाइम हमारा होता है, ये वाला टाइम, ये t/12 आता है, और ये वाला टाइम हमारा कितना आता है, t/6 आता है। बात क्लियर? कैसे आता है वो भी करके दिखा सकते। देखो यहाँ पे आप पता है फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड का आधा आ जाएगा, तो रख दो यहाँ पे कितना, 4 का आधा कितना आएगा, 2, तो ये हमारा 2, ये क्योंकि ये 4 है तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 बराबर कितना आएगा, 4 साइन पाई टी, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/2 बराबर साइन पाई टी आ जाएगा। हमें टी फाइंड करना है, तो कितना आएगा, पाई इंटू टी बराबर कितना बन जाएगा, बताओ जरा। ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना, तो यहाँ पे आपका ये π/6 आ जाएगा, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो t बराबर हमारा फाइंड कितना आएगा, 1/6 सेकंड आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट अपना रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। और t टाइम पीरियड चाहो तो निकाल के कर सकते हो, t/12, यहाँ पे t हमारा 2 सेकंड आएगा, तो 2/12 हमारा कितना आ जाता, 1/6 आ जाता, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें। ए बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, it momently come to rest after attaining the height of 18 मीटर। तो v जिससे फेंका गया है, 8 नंबर क्वेश्चन, v जितने से फेंका गया वो हमारा कितना है, 20 मीटर पर सेकंड है, और जो हाइट अटेन किया कितना है, 18 मीटर है, ठीक है ना। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन से आप इसको लगा सकते हैं, थोड़ा सोच करके उसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ से फेंका तो वी वेलोसिटी से, तो टोटल एनर्जी इसकी यहाँ पे क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जब ये यहाँ जाके यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो हमारी बननी चाहिए वो कौन सी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, ठीक है ना। वैसे दोनों बराबर होना चाहिए अगर लॉस नहीं हो रहा है तो, बट कितना लॉस हुआ निकालना है, तो ऑब्वियस बात है यहाँ से जाने में लॉस हो गया, तो लॉस वाला इसमें से कम होगा ना, तो फाइनली इसमें से इसको माइनस कर देना, लॉस मिल जाएगा। मतलब कि यहाँ पे लॉस अगर आपको निकालना है तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल के केस में है। हो गया आंसर, निकालो जरा कितना आएगा, हाफ m कितना है 1 इंटू v कितना दिया गया आपको 20 का स्क्वायर, माइनस m कितना है 1, g कितना है 10, h कितना है 18, तो फाइनली कितना बन जाएगा हमारा 200 माइनस 180 बराबर कितना आ जाएगा 20 जूल। कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। लो आंसर, आई थिंक क्लियर है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो जरा, ये भी सिंपल सा बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि एक मीटर स्टिक है, मतलब जिसकी लेंथ हमारा कितना है 1 मीटर के बराबर है, मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। और अभी क्या कुछ नहीं लगाओगे तो इसका मिड में एग्जैक्टली बैलेंस होगा 50 पे, या इसका जो वेट है, इसका जो इस स्टिक का, ये हमारा कहाँ लगे, यहाँ पे लगेगा mg, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि अगर हम 2 ग्राम मास का 4 कॉइन जो है रख दें कहाँ पे 10 सेंटीमीटर, देखो अब ये 0 होगा और ये 100 होगा, तो 10 सेंटीमीटर मार्क कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, ये 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना रखा गया है 4 कॉइन्स रखा गया, 2 ग्राम कितना आएगा 8 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि जो हमारा बैलेंसिंग पॉइंट है वो यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे, ठीक है ना। और ये पॉइंट हमारा कितना है, कितना 46 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ इसके अबाउट अगर ये बैलेंस हो रहा है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पहले निकाल लो, ये हमारा कितना आएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लो, ये कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा कितना आएगा 4 सेंटीमीटर आएगा। बात क्लियर है। अब आपको पता है इसके अबाउट इसका टॉर्क और इतने का टॉर्क क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। हो गया, इसका mg कितना लगेगा 8 इंटू जी इंटू 36, ये टॉर्क हो गया इधर का। इधर का टॉर्क जो बनेगा कितना आ जाएगा, देखो हो जाएगा m इंटू जी इंटू कितना 4, यहाँ से g से g कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो m बराबर कितना आएगा 72 ग्राम। कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन। लो हो गया आंसर। तो पूरा डायग्राम का खेल एक बार बस क्वेश्चन को समझ करके ध्यान देना था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर में क्या बोला गया है कि एक फैन है जो कि रोटेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए जरा, ए फैन इज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड 300 आरपीएम, द फैन इज स्विच्ड ऑफ एंड इट टेक्स 80 सेकेंड टू कम टू रेस्ट, ठीक है ना।
मतलब कि 300 आरपीएम से घूम रहा है, और अगर स्विच ऑफ करते हैं तो 80 सेकंड में वो रेस्ट पे आ जाता है, रुक जाता है। Assuming constant angular deceleration, the number of revolution made by the fan before it comes to rest. Number of rotation मतलब वो जैसे घूमते घूमते रुकेगा तो कितने रोटेशन के बाद वो रुकेगा। इसका मतलब पहले हमें एंगल निकालना है, फिर उसको 2 पाई से डिवाइड करना है। तो मेन हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि एंगल को फाइंड करना कि कितना एंगल वो टर्न होगा रुकने से पहले। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितना 300 आरपीएम, ये इनिशियल फ्रीक्वेंसी है। इसको सेकंड में कन्वर्ट करने जरा कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 60 और 5, ठीक है ना, आरपीएस या हर्ट्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है ओमेगा निकाल लेना, कितना आ जाएगा, तो 2 पाई न्यू होता है। जब यहाँ 5 रखेंगे कितना आएगा, 10 पाई आ जाएगा। ठीक है, आपको टाइम दिया गया कितने टाइम बाद रुकना है, 80 सेकंड बाद रुक रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लगा करके हम फाइंड करेंगे अल्फा कितना है, रिटार्डेशन जो हमारा एंगुलर डी एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे कि ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ से ओमेगा 0 हो जाएगा, ओमेगा नॉट कितना है हमारा 10 पाई, और प्लस अल्फा इंटू टी हमारा कितना है 80 दिया गया है। तो यहाँ से अल्फा जो आएगा -π/8 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इसके बाद हमें फाइंड करना है कि कितना एंगल घूमा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हम थर्ड इक्वेशन हम उसमें लगाएंगे, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना, ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। यहाँ पे सारी वैल्यू रखो, ये 0 हो जाएगा। ओमेगा नॉट स्क्वायर मतलब कितना 10 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, -2 अच्छा ये माइनस कौन सा है, ये इसका वाला, ठीक है ना, π/8 इंटू थीटा। ठीक है, 2 से ये 4 बन जाएगा। इसको इधर ले आओ सबको, यहाँ से थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा ये 100 पाई, ठीक है ना, स्क्वायर, और ये 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा एक आ गया 400 पाई, ठीक है ना। तो फाइनली थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें, थीटा कितना आ गया 400 पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशन कितना बन जाएगा बताओ जरा। तो एक रोटेशन में 2 पाई घूमता है, जिसमें नंबर ऑफ रोटेशन निकाला तो क्या प्रॉब्लम है, 400 पाई डिवाइड बाई कितना 2 पाई, ये कट गया, यहाँ से गया, कितना आ गया 200 रोटेशन बन जाएगा। कौन सा करेक्ट है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, ध्यान सुनना जरा। ए मेटल बॉल falls from a height of 32 meter on a steel plate if the coefficient of restitution is 0.5 to what height it will the ball rise after the second bounce, ठीक ना। अब जैसे इन्होंने क्या बोला है कि एक बॉल को यहाँ पे रिलीज किया, ऐसे पहले यहाँ से रिलीज किया गया और इसकी हाइट कितनी है 32 मीटर है। ये यहाँ से आया गिरते गिरते, यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी से हिट करेगा। अब एक्चुअल में यही रिबाउंड होगा, हम बगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जब रिबाउंड होगा तो ये हमारा वी डैश से रिबाउंड होगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं कि पूरा पूरा रिगेन कर सके, ठीक ना। इन्होंने ई की वैल्यू दे रखा है कितना 0.5। अब क्या होगा, ये वापस यहाँ से ऊपर जाएगा, बट इस यहाँ तक नहीं जाएगा, यहाँ कहीं तक पहुँचेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, ये वापस नीचे आएगा और नीचे आएगा, फिर टकराएगा, और टकराने के बाद फिर से क्या होगा, ये रिबाउंड करेगा वी डबल डैश से, और वी डबल डैश से ये ऊपर जाएगा यहाँ तक। हमें ये निकालना है, ये समझ गए, एच डैश। तो सबसे पहले निकालो कि वी डबल डैश होगा कितना। वैसे अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो ई की वैल्यू जो होती है, क्योंकि देखो ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा, तो ग्राउंड से कोई मतलब नहीं। तो ई का क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो ये अकेले ऊपर जा रहा है तो वी डैश अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही कितने सारा यहाँ पे देखो टकराने से पहले वी से, तो वी हो जाएगा। तो वी डैश कितना आएगा हमारा ई इंटू वी। तो सोचो यहाँ वाले जो वेलोसिटी है वो तो हमारा कितना आ गया, ई इंटू वी आ गया। तो यहाँ वाली वेलोसिटी क्या, इसका ई वी हो जाएगा, मतलब ये कितना आएगा हमारा ई स्क्वायर वी आ जाएगा। तो जो हमारा वी डबल डैश है वो कितना बन जाएगा, ई स्क्वायर वी बन जाएगा। अब एक एक करके निकाल लो, वी कितना होगा। तो सोचो यहाँ से अगर किसी बॉडी को रिलीज किया गया है, यहाँ पे वी कितना आएगा, तो वी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, √2gh होता है। तो v इक्वल टू √2g, तो g रहेगा इंटू h कितना हमारा 32, ठीक है ना। तो v कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 कितना आएगा 8√g। तो v डबल डैश कितना आएगा, इसका ई स्क्वायर टाइम्स आएगा। देखो जो v डबल डैश हमारा कितना है, कितना आ रहा है, ई स्क्वायर टाइम्स आ रहा है कितना v के, और e की वैल्यू आपको 0.5 मतलब 1/2 दिया गया, रख दो जरा। तो ई स्क्वायर इंटू वी बन जाएगा। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितना आएगा, वी डबल डैश डायरेक्ट निकाल, देखो ये हम इंटरमीडिएट का नहीं निकाल रहे, हमें सीधे डबल चाहिए तो वही निकाल रहे, ठीक है ना। वी डबल डैश कितना आ गया, ई स्क्वायर कितना 1/4 इंटू वी कितना आएगा 8√g, कितना आ गया वी डबल डैश कितना
2√g। अब सोचो कि कोई बॉल इतनी स्पीड से फेंका गया, कितने हाइट तक जाएगा, तो हमने h डैश माना हुआ है, निकाल लेते हैं, काम खत्म। देखो आपको v मिल गया। यहाँ जैसे किसी बॉडी को अब सोचो कि v डैश डबल डैश से फेंका गया है, कितनी हाइट तक जाएगा वो निकालना है। तो h हमारा जो आएगा, h डैश जो आएगा कितना आएगा, v डबल डैश स्क्वायर बाई 2g। ये तो आपका 1D का फॉर्मूला है, तो रखो जरा, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 4g बाई 2g बराबर कितना, 2 मीटर। सीधे आंसर है, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन वाले। तो थोड़ा सा ये यही रिबाउंड वाले में कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, बट हाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से काम करेगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है एक। इसमें क्या बोला गया है कि आपको मैच द कॉलम करना है। इसमें एंगल आपको पता है एंगल डायमेंशनलेस है, तो ए हमारा किससे मैच हो जाएगा, क्यू से मैच हो जाएगा। बी पावर है, पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी क्या होता है ml/t-2, तो टाइम एक और माइनस में आ जाएगा, कितना -3 आ जाएगा। तो देखो ml/t-3 किस में आ रहा है, p में, तो ये p बन जाएगा। वर्क डन आपको पता है क्या होता है ml/t-2, तो r हो जाएगा, और d फोर्स क्या है ml/t-2 कितना आएगा, s। देख लो कौन समझ हो रहा है, a का q, b का p, c का r, d का s, d ऑप्शन, सबसे सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, ध्यान से देखो जरा। 13 नंबर में सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि एक वायर है, इस तरीके से और इस तरीके से दिया गया है, और ये इधर ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है ना। और यहाँ से इनके बीच की सेपरेशन आपको d दिया गया है। आपको जो है इस पॉइंट पे बताना है, इस पॉइंट पे ये b हो गया, ये c हो गया, ये a है, ये d दिया गया है, ठीक है ना। देखो a, b एंड c, d आर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, डिस्टेंस d अपार्ट, कैरिंग करंट I, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड एट मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मतलब ये मिड पॉइंट मतलब यहाँ d/2 पे बताना है, ये d यहाँ से d/2 और यहाँ से d/2, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो क्या है, करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है ऐसे। देखो इस सेगमेंट का यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्योंकि वायर के ऊपर अगर कोई पॉइंट होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो B से C का जो पार्ट है छोटा सा जरूर है, इसका तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ हो गया 0। ये इनफाइनाइट वायर है, तो यहाँ पे पहले निकालो, इसकी वजह से मान लो यहाँ पे कितना आ रहा है B1, इसकी वजह से यहाँ कितना आ रहा है B2। तो पहले डायरेक्शन निकालते हैं, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो माइनस हो जाएगा, और सेम में रहता क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो करंट इधर, पॉइंट हमारा इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का आएगा अंदर की तरफ। तो जो हमारा B1 है वो तो आ गया इनवर्ड, वैल्यू भी बात कर लेंगे, पहले देख लो डायरेक्शन। B2 ध्यान रखना है, करंट डाउनवर्ड है, पॉइंट हमारा अब देखो उधर चला गया है, क्योंकि पॉइंट हमारा ये ना, करंट इधर है, पॉइंट इधर है, ये भी इनवर्ड हो गया, तो B2 भी हमारा कहाँ चला गया, इनवर्ड चला गया। दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब प्लस होगा, ठीक है ना। और ये हमारा सेमी इनफाइनाइट वायर है, क्योंकि ये इधर इनफाइनाइट, इधर इधर, तो पॉइंट हमारे सामने है। तो जो B1 B2 की वैल्यू आएगी, ठीक है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर का आपने पढ़ा होगा, कितना आता है, μ0/4 पाई I/r, r की वैल्यू यहाँ कितना है, d/2, ध्यान रखना है। तो ये कितना आ जाएगा दोनों वैल्यू, तो 2 से 2 जाएगा, μ0/2 पाई I/d हो जाएगा। तो नेट कितना होगा, क्योंकि दोनों प्लस होंगे, तो जब आप प्लस करेंगे फाइनली क्या बन जाएगा, μ0/पाई I/d। और अंदर की तरफ है तो ध्यान रखना, ऊपर की तरफ k होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, माइनस k, तो क्या आएगा, -k। कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा। 14 में क्या बोला गया है, ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 50 I कैप एम्पियर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B इक्वल टू दिस वन, द टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क जो होता है वो M क्रॉस B होता है, ठीक ना। M आपका मैग्नेटिक मोमेंट है, आप जानते हैं, तो M कितना है हमारा 50 I कैप दिया गया है, क्रॉस ये कितना दिया है देखो 0.5 I कैप प्लस 3J कैप, ठीक है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, सेम टू सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट, वो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो 0 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 0, सिर्फ इसका बचेगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लो, काम खत्म। तो टॉर्क बराबर कितना आएगा देखो 50 × 3, और यहाँ कितना I कैप क्रॉस J कैप, कितना आएगा 150। I क्रॉस J क्या होता है, K कैप। सीधे आंसर है, कुछ नहीं सोचना इसमें, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर। 15 बोला गया कि एन अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इज गिवन बाई E इज इक्वल टू, आपको कितना दिया गया है, E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है, साइन और कॉस दोनों है, आप याद करो। इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाना हो तो इसको हमारा क्या बन के आता है, डायरेक्ट अगर निकालना चाहे तो इसमें होता है E जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, अंडर रूट, या इसका मैग्नीट्यूड सीधे बात करें तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा E0 का कितना आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा साइन कॉस 90 डिग्री पे है, तो दोनों का ये बन जाएगा, ठीक है ना।
अब आप ध्यान रखना, इसका हमें आरएमएस वैल्यू निकालना है, स्क्वायर रूट मीन। तो ई आरएमएस जो होता है वो कितना आता है, E0/√2 होता है, और E0 तो ये है, बस रख दो जरा, ठीक है ना, /√2। तो फाइनली कितना आएगा, √E1² + E2² / 2। कौन सा करेक्ट है, आप देखो जरा कौन सा है आपका, तो डी ऑप्शन, 15 का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, एसर्शन में क्या बोला गया है, 16 नंबर देखो ना, क्या बोला है, कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो हमारा कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो असर्शन हमारा क्या है कि अगर कंडक्टिविटी ऑफ मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ये तो है करेक्ट। अगला, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटेलिक कंडक्टर डिक्रीजेस, ये गलत है। देखो किसी भी मतलब लाइक जो इसमें हमारा है क्या बोलते हैं, मेटल में या किसी भी चीज़ में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन डिक्रीज नहीं होते। इवन सेमीकंडक्टर वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं बहुत ड्रास्टिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो असर्शन जो आपका ट्रू है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन है, बस काम खत्म। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखना, जैसे दिया फिगर शोज द टेम्परेचर वेरिएशन व्हेन हीट एडेड टू कंटिन्यूसली टू ए स्पेसिमेन ऑफ आइस 10 ग्राम, मास दिया गया है, -40 डिग्री सेल्सियस से कॉन्सेंट्रेट से इसको हीट दिया जा रहा है, ठीक ना। तो देखो यहाँ से पहले ये आइस था, आइस यहाँ तक 0 का आइस बना, फिर ये वाटर बनेगा, यहाँ पे पूरा 0 का वाटर, फिर वाटर हीट ऐड कर रहा है, और ऐड होते होते यहाँ तक क्या हो गया 100 का वाटर, और यहाँ पे फिर क्या वेपर में कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि यहाँ का हीट Q1 है, यहाँ का Q2, ये Q3, Q4 है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो इसमें सबसे इजी जो निकालना आसान है वो हमारा क्या है, Q2 और Q4 निकालना। क्यों, क्योंकि इसमें ml लग जाएगा, वहाँ पे फेज चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप Q2 निकालेंगे, देखो जरा 17 की बात करते हैं, तो जब आप Q2 की बात करेंगे, Q2 कितना आएगा, m × L ऑफ आइस हो जाएगा। अब m हमारा कितना है, 10 × आइस कितना है, 80 बराबर कितना आ गया, 800 आ गया। Q4 की बात करेंगे, ध्यान रखना Q4 हमारा कितना आ जाएगा बताओ, तो ये ml हो जाएगा, ml ऑफ वाटर हो जाएगा, जो भी है कितना आ जाएगा, 10 × तो कितना 5400 आ जाएगा। अब वैसे चाहो तो यहीं से बैलेंस हो जाएगा। देखो Q2 का 800 है, तो Q2 का हमारा कहाँ गया 800, B का P आ जाएगा, और जो D का है वो कौन सा आएगा, R आएगा। देखो B का P, D का R, कौन सा करेक्ट है, B का P, D का R, सिर्फ एक ही मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच ही नहीं कर रहा है, तो कौन सा करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा होती आंसर हो गया। बाकी सब में निकालना है तो Q1 में हमारा जो है वो क्या लग जाएगा, m × C × डेल्टा टी लग जाएगा। C की वैल्यू सब दी गई है, देखो आप यहाँ पे देखो, ये आइस का दिया गया है, इसको रख देना, m आपको 10 ग्राम दिया गया है, डेल्टा टी कितना -40 से 0 मतलब 40 डिग्री हो जाएगा आपका काम। देखो ये भी कर सकते हो, 10 × 0.53 × डेल्टा टी कितना है हमारा 40, ये Q1 देगा। Q3 कितना होगा 10 × और ये हमारा कितना है वाटर का तो डायरेक्टली 1 होता है, उसका कोई दिक्कत नहीं, 1 × डेल्टा टी कितना 100 आ जाएगा, तो इसका कितना आएगा 10,000 आएगा। तो जो हमारा Q3 उसका प्लस C का कितना आएगा Q आ जाएगा। तो इस तरीके से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिलहाल जितने ईजी जल्दी में कर पाओ ज़्यादा बेहतर है, टाइम बचाना जरूरी है, तो इसलिए 2 से ही काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपका जो है सेल भी दिया गया है, एक आपको जो है इंडक्टर भी दिया गया है, रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं वो देख लो जरा। ये ए पॉइंट दिया गया, यहाँ पे करंट गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक जो है इस तरीके से, और एक यहाँ पे ये दिया गया है इस तरीके से, ठीक ना। ये 5 मिली हेनरी है, ये 15 वोल्ट दिया गया है, ये 1 ओम दिया गया है, और यहाँ पे करंट जा रहा है, और करंट की वैल्यू दे रखा है कितना 5 एम्पियर, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे KVL लगाएंगे, KVL जो ओपन सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसको अप्लाई करेंगे। उससे पहले इसका पोटेंशियल पता है, इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारा कितना आएगा, तो इसका जो हमारा E होता है वो कितना आता है LdI/dt, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, बाकी अभी समझा देंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो LdI/dt, L हमारा कितना है यहाँ पे देखो जरा 5 × 10⁻³ इधर ना मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है ना, इंटू DI/dt कितना है हमारा 1000 दिया गया है 10⁻³ तो फाइंड करके कितना आ गया 5 आ गया। ध्यान रखना इन्होंने बोला है कि जो यहाँ पे DI/dt है ये डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, तो इसके अंदर जो करंट आएगा वो इस बाहर वाले करंट को सपोर्ट करेगा, मतलब इसका जो करंट आएगा वो इधर की तरफ आएगा, और इधर तरफ कोई भी सेल अगर करंट इधर भेज रहा है मतलब इधर साइड में पॉजिटिव, इधर साइड में कैसे काम कर रहा है नेगेटिव,
क्योंकि ये भी एक सेल की तरह ही काम करेगा। तो ये माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस। अब सीधे लगा दो आप जो है ओपन सर्किट में किरचॉफ्स लॉ, केवीएल। कैसे, यहाँ शुरू किया तो ये हो जाएगा VA, इधर जा रहे हैं तो आप पता है करंट के अलोंग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, कम होता है, तो क्या आएगा माइनस हो जाएगा कितना 5 × 1 हो जाएगा। और यहाँ देखो माइनस से प्लस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा 15, और यहाँ भी माइनस से प्लस क्या आ जाएगा, प्लस का कितना, ये कितना आया था 5 वोल्ट, बराबर यहाँ पहुँच गए VB, ये बन गया। इसको उधर भेज दो, देखो VV माइनस VA बराबर कितना आएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 15 वोल्ट। सीधे आंसर आपका आएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चाहो तो आप -L/dt को माइनस रख देना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +5 आ जाएगा, तो ये +5 ऐड कर लेना। बट अगर आपको किरचॉफ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली सोचना है तो ये प्लस माइनस डिक्रीजिंग है, तो ये आपको देखो करंट का सपोर्ट करेगा। इंक्रीजिंग होता अपोजिट होता, इधर प्लस इधर माइनस होता, काम खत्म। वैसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तो एक ही अच्छा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो इनको ध्यान रखना। 18 नंबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। देखिए जरा इसमें क्या आएगा। हाँ, ये भी आपका एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा समझने वाला है। मतलब इसको आप केवल फॉर्मूला रट करके काम नहीं कर सकते, इसमें थोड़ा सोचना है। इन्होंने क्या बोला कि एक प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्रोपगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन, मतलब जो उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेलोसिटी वो कितना है, जेड डायरेक्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ E एंड B, ठीक ना, मतलब वेक्टर E लिखना था वो, ठीक है, उस छोड़ दो। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। आपको होता है इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है, ठीक ना। सबसे पहले इसको समझ लो जरा कि हो क्या रहा है। इन्होंने बोला कि जो हमारे वो है ये K कैप में जा रहा है, तो इधर हमारा मान लीजिए I कैप हो गया, इधर हमारा क्या हो गया J कैप हो गया। जो ऑसिलेशन होता है, अगर आपको याद हो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन ये होता है, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि E और B ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, सबसे पहली बात। तो मतलब इसका है कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। तो देखो जरा किसका किसका 0 आ रहा है। तो A वाले का ट्राई करोगे तो कितना आएगा, देखो डॉट प्रोडक्ट पता ना कि डायरेक्ट I को I के साथ जैसे कर सकते हो, वो तो सिंपल सा आ जाएगा। तो 1 × 2 कितना आएगा 2, और 2 × -1 कितना आएगा -2, तो 2 - 2 0 हो गया। A का 0 आ रहा है, B का देखो 3 × 6 2 6 आ जाएगा माइनस का, और -2 ये भी +6 आएगा, ये भी क्या होगा 0। तो इन दोनों का 0 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से। तीसरा देखो दोनों प्लस ऐसा ऐड हो जाएगा तो 0 नहीं आएगा, नन ऑफ दिस। तो इन दोनों का 0 आ रहा है, तो दोनों में से कोई हो सकता है। अब अगला ध्यान सुनो। अब आपसे बोला गया है कि ये जो दूसरा पॉइंट हमारा कैसे डिसाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका जो डायरेक्शन है वो K कैप है। तो आप याद करो पॉइंटिंग वेक्टर इसमें होता है, जो कि हमारा होता है E क्रॉस B, और जो E क्रॉस B है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। किस डायरेक्शन, इक्वल नहीं लिखा है रखना, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को शो करता है कि किस डायरेक्शन में, मतलब प्रोपोगेशन की डायरेक्शन को शो करता है एक्चुअल में, अगर बताए तो, ठीक ना। तो किधर प्रोपोगेट कर रहा है, तो बता रखा है जेड डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप E क्रॉस B निकालो, किसका जो है प्लस में आता है, प्लस K कैप में, जिसका आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले E डॉट B निकालेंगे। तो A वाले के लिए जब आपने निकाला E डॉट B, तो उसका तो E डॉट B आ गया 0। बट जब आप E क्रॉस B निकालेंगे, ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा, देखो इसको वैसे याद है ना, I J K, और ये कितना आएगा हमारा 1 2, ये 0, ये कितना आएगा 2 -1 0। तो K के अलॉन्ग इसको ओपन कर लेना, बाकी सब 0 ही आएगा। K इंटू ये कितना आ जाएगा -1 -4, तो -5 किया जाएगा। तो इसका माइनस में आ रही तो नहीं होगा। B वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि चेक आपको सारा करना पड़ेगा एक एक करके। B वाले का E डॉट B तो 0 आ रहा है, पहला पार्ट तो आपका सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पार्ट है E क्रॉस B निकालो, I J K, ये कितना है हमारा -2 -3 0, यहाँ पे कितना 3 -2 0, तो बराबर कितना K टाइम्स। अब देखो -2 -2 कितना आएगा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस कितना 9 आ जाएगा, कितना आएगा आपका 15 K कैप। तो देखो प्लस में आ डायरेक्शन, तो एक तो E डॉट B 0 आ रहा है, और इसका डायरेक्शन किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मतलब कौन सा करेक्ट है, B ऑप्शन करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना है कि दो इसके वैल्यूज़ को लेकर के क्वेश्चन बनाए गए, कैसे पहचानेंगे कौन सा है। तो एक तो है दोनों परपेंडिकुलर E डॉट B 0, और E क्रॉस B उसके वेलोसिटी के अलॉन्ग आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर में क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एनर्जीज पर न्यूक्लियन। रखना एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया, मतलब टोटल एनर्जी निकाले, न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर ए न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द एनर्जी E रिलीज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन नंबर लिखते हैं 20। 1H2 प्लस 1H2 2He4 हो जाएगा, ये तो पता ही आपको, प्लस E, ठीक है ना।
E1 E2 जो है, E1 हमारा क्या है, न्यूट्रॉन। अब देखो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है, तो पर न्यूक्लियन, तो यहाँ पे टोटल न्यूक्लियन कितने हो जाएंगे, 4 हमारा। तो जो हमारा जो टोटल एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बनेगा वो कितना आ जाएगा हमारा, 4 इंटू E1 आ जाएगा। टोटल एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल जो बनेगा हमारा इसका, वो कितना आ जाएगा, तो इसका भी मास कितना है, 4 है, और एनर्जी कितना है, E2 है, तो कितना आएगा, 4 E2 आ जाएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होता है ना E बराबर, ठीक है ना, तो ये हमारा होता है टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो फाइनली कितना आएगा, देखो जरा, 4 E2 माइनस 4 E1, तो फाइनली कितना आएगा, 4 टाइम्स ऑफ E2 माइनस E1। तो कौन सा करेक्ट हमारा आएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 में बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक आपका +2 कूलम चार्ज है, एक आपका +6 कूलम चार्ज है, और इनके बीच जो है 12 न्यूटन का रिपल्सन हो रहा है। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है। इनके बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो कितना है, 12 न्यूटन का है। इन्होंने बोला है कि दोनों को -2 कूलम एक्स्ट्रा दे दिया गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो +2 कूलम -2 कूलम, तो ये क्या हो गया, 0, और ये हमारा कितना बनेगा, 4 कूलम। तो ये तो न्यूट्रल हो गया ना, जब एक न्यूट्रल हो गया बॉडी तो फोर्स क्या बन जाएगा, 0, कुछ बचा ही नहीं। तो आंसर क्या है, डी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ सोचना भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें अगर हम, तो इन्होंने बोला है कि फ्रॉम द एडजेसेंट फिगर द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। दोनों में ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन देख लो जरा, क्योंकि इसका जो वो है अलग है, इसका बेस एरिया बड़ा है, इसका बेस एरिया छोटा है, बट लेवल ऑफ वाटर दोनों में क्या है, सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, इसके ऑप्शंस क्या क्या है। ऑप्शन में क्या बोला गया है, द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक ए इज ग्रेटर देन बॉटम बी, द प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ टैंक ए is smaller than tank B. The pressure depends on the shape of the container. The pressure on bottom A and bottom B is same. आपको पता है कि लिक्विड के अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन है P बराबर, वो क्या होता है, रो जी इंटू एच होता है। जो प्रेशर चेंज आता है हमारा रो जी एच होता है, एच पे ही सिर्फ डिपेंड करता है। और मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, इसलिए स्पेशली जब बताया था डायग्राम देखते टाइम हमने कहा था देख लेना वाटर लेवल सेम है तो प्रेशर दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शंस किधर गए भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है, लीजिए। ठीक है ना, सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जिनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक ना, 23 बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोटेटिंग इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक ना, and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Okay, another disk of same radius but mass m/2, mass आधा है, ठीक है ना, रेडियस सेम है, is placed gently on the first disk, मतलब एक डिस्क से घूम रहा है उसके ऊपर दूसरे से रख दी गई। ठीक है ना, ऑन द फर्स्ट डिस्क। ठीक है ना, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज नाउ, ध्यान रखना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, क्योंकि जब आप उसको डिस्क वैसे रखोगे तो उसका जो टॉर्क आएगा, नेट टॉर्क उस पूरे सिस्टम पे क्या आएगा, 0 आएगा, जिसकी वजह से इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये उसी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देखो जरा सिंपल सा, एक डिस्क है, थोड़ा ये दिया गया है, इसका रेडियस r है और मास m है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना आएगा, हाफ m/2। दूसरा डिस्क है, रेडियस तो सेम है बट इसका मास कितना है, m/2 है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' आएगा कितना आएगा, देखो जरा, हो जाएगा हाफ m/2 इंटू r²। तो जब इसको I के साथ कंपेयर करेंगे तो I/2 हो जाएगा। बात क्लियर। तो पहले ये अकेले ही घूम रहा था, ये वाला डिस्क क्या हो रहा है, अकेले ओमेगा से घूम रहा है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या बन जाएगा हमारा, I इंटू ओमेगा बन जाएगा। बाद में क्या हुआ कि इस डिस्क के ऊपर, इस वाले के ऊपर, मतलब इसको हम इस कलर में बना देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, दोनों डिस्क अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है ना, अभी ठीक है। इसी डिस्क के ऊपर ये दूसरी वाली डिस्क ऐसे रख दी गई, बात समझ गए। तो अब यहाँ पे टोटल मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना, वो हमारा जो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इसका तो I था ब्लू वाले का, सॉरी मतलब येलो वाले का I था, तो और इसका कितना निकला है, वाइट वाले का I/2। तो टोटल इसका जो है कितना आएगा, I + I/2 कितना बन जाएगा हमारा, 3I/2। तो इसका L फाइनल कितना आएगा, 3I/2 इंटू ओमेगा। ये दोनों बराबर ही तो करने हैं, तो देखो L इनिशियल बराबर L फाइनल, I ओमेगा बराबर कितना, 3, इसको ओमेगा डैश लिख ले। ठीक है ना, 3/2 I इंटू ओमेगा डैश आ जाएगा, I से I कैंसिल, फाइनली ओमेगा डैश इज इक्वल टू
2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा, ये आंसर है इसका। तो 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें क्यों लिख रहे हैं, इसमें है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर की बात करें अगर हम, तो 24 में क्या बोला गया है? इन्होंने बोला कि असर्शन है ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट अट्रैक्ट एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। ये आपको पता है कि अट्रैक्ट करता है कैसे, ऐसे रब करके किसी उसको जो है कागज के पीस से उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो अट्रैक्ट करता है। उन्होंने कैन नॉट अट्रैक्ट है तो गलत हो गया पहले ही। दूसरा लाइक चार्जेस, ये तो आपको पता है, ये भी तो गलत ही है। तो क्या होगा? बोथ फॉल्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी। इसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसे ही लगा के आ जाना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 25 की। 25 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 25 देखें जरा। इसमें बोला गया है कि द एनर्जी बैंड गैप ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल टू प्रोड्यूस वायलेट वेवलेंथ आपको दिया गया है एलईडी, ठीक ना। आपको बताना है कितना होगा, राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि अगर आपको वेवलेंथ दिया जाए एंगस्ट्रॉम में, कितना दिया गया? 4000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो इसका जो एनर्जी आएगा वो E बराबर 12400 बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। इसको एंगस्ट्रॉम में रखना है, बस काम खत्म, रख दो। 12400 डिवाइड बाई कितना? 4000, ठीक है ना। ये यहाँ से उड़ के यहाँ जाएगा, कितना आएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.1 है तो कितना आएगा? 3 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, इंटीजर में बोला हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है देखो जरा। A spherical mirror forms an erect image 3 times the size of the object. If the distance between the object and image is 80 centimeter, then the nature of the and focal length of the mirror is, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो इरेक्ट इमेज है, और इरेक्ट के साथ साथ क्योंकि मिरर है तो वर्चुअल बनेगा, ठीक है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, और ध्यान रखना ये मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफाइड, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज किस में बनता है? तो ध्यान रखना कॉनकेव में बनता है। कॉन्वेक्स में अगर याद हो तो हमेशा क्या बनता है? डिमिनिश्ड बनता है। और इसमें क्या आएगा? कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा? तो फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा, तभी तो इमेज इस साइड में बड़ी सी बनती है, याद है ना। ये वही है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा U है, ये हमारा क्या होगा? V होगा। इन्होंने बोल रखा है 3 टाइम्स है, तो मतलब मैग्निफिकेशन जो आपको पता है वो कितना है? 3 दिया गया है। ये हमारा हो जाएगा माइनस V, तो पॉजिटिव में रहेगा, U हमारे किस में आएगा? नेगेटिव में। तो कितना? V/U आ जाएगा। तो यहाँ से V इक्वल टू कितना आएगा? 3U पहला पार्ट। दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है कितना? 80 सेंटीमीटर। इसका मतलब U प्लस V, डिस्टेंस मतलब डायरेक्टली ऐड करना है, तो U प्लस V बराबर कितना आ गया हमारा? 80। इसको उठा के रखो ना, कितना आएगा? तो U प्लस 3U बराबर कितना? 80 आ जाएगा। तो यहाँ से U बराबर कितना आएगा हमारा? 20 सेंटीमीटर। और अगर U की वैल्यू 20 आ गई, देखना ये विदाउट, क्योंकि साइन हम यहाँ रख चुके थे, विदाउट साइन आ रहा है, ठीक है ना। अगर U हमारा 20 आ गई, इसको उठा करके यहाँ रख देना, तो V हमारा कितना देगा बोलो? 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है? फोकल लेंथ। चलो निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फोकल लेंथ फाइंड करते हैं। फोकल लेंथ क्या होगा? 1/f बराबर कितना आएगा? 1/v प्लस 1/u आ जाएगा। अब यहाँ पे विद साइन सारी वैल्यू रख देना। तो 1/f बराबर कितना आएगा? 1/v कितना है हमारा? 60, और ये माइनस 1/u कितना है? 20 आ जाएगा। इसका एलसीएम 60 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करना जरा कितना आएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो फाइंड कितना आएगा? -2/60। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे, मैं इधर कर दे रहा हूँ अलग से, तो 1/f बराबर -2/60 था, मतलब कितना? -1/30 आ जाएगा। तो f कितना आ जाएगा हमारा? -30, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो कॉनकेव समझ ही आ गया था, और फोकल लेंथ की वैल्यू कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन 26 का कौन सा करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए 27 की बात कर लेते हैं। 27 में अगर हम बात करें, व्हाट इज द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव डिके। तो रेडियोएक्टिव डिके में आपका जो है 290 और 168 80 दिया गया। अच्छा, इसमें आपको देख थोड़ा कुछ लग रहा है? एक्चुअल में आपको देखो जरा, मास नंबर जनरली क्या होता है? ज़्यादा होता है, एटॉमिक नंबर कम होता है। इसमें थोड़ा नोटेशन उल्टा हो गया है, इसको ऊपर इसको नीचे होना चाहिए था, ठीक ना। वो समझ जाओगे आई थिंक, एक बार ध्यान रखना। तो इसको आप थोड़ा ऐसे लिखना, x ये हमारा 200 है 90, और ये कितना है हमारा? y में कन्वर्ट हो रहा है कितना? 168, और कितना है? 80। वैसे इसको इधर लिखते हैं, बट समझ जाओ, ठीक है ना। ऐसे है, ये मास नंबर है, और ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है, ठीक। अब इसमें अल्फा बीटा फाइंड करना है। तो ध्यान रखना,
आपको पता होना चाहिए कि अल्फा के निकलने से मास में 4 डिक्रीज करता है एक अल्फा से, और इसके एटॉमिक नंबर में कितना होता है 2 डिक्रीज करता है। बट बीटा के निकलने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब है कि मास नंबर का डिफरेंस निकाल करके हम अल्फा आसानी से निकाल सकते हैं। तो अल्फा जो आएगा, नंबर ऑफ अल्फा जो आएगा हमारा, तो इसमें डिफरेंस कितना है देखो 200 माइनस 168, ये तो हो गया डिफरेंस। और एक अल्फा से 4 का कम होता है डिफरेंस, तो इससे 4 से डिवाइड कर दो तो फाइनली कितना आएगा हमारा बताओ। यहाँ पे 64 टू 70 32 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना, 8 आ जाएगा। तो अल्फा कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अल्फा बीटा है तो अल्फा 8 आ गया, ठीक है ना। तो अल्फा हमारा 8 ये और ये में करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, बीटा निकालते हैं। बीटा क्या होगा तो ध्यान रखना, एक्चुअल में अल्फा के अकॉर्डिंग हमारा जो है मतलब कम कितना होना चाहिए, तो डिक्रीज इन, देखो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट समझ लो, डिक्रीज इन एटॉमिक नंबर ड्यू टू अल्फा कितना होना चाहिए, तो 2 × 8 16 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। 16 का डिक्रीज होना चाहिए। तो जब इससे 16 का डिक्रीज करोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए था हमारा, एटॉमिक नंबर जो हमारा होना चाहिए था वो कितना था देखो, 90 से 80 गया तो 90 माइनस कितना 16 करेंगे तो फाइनली हमारा कितना आ जाएगा बताओ जरा। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 80 और उससे 6 जाए कितना आएगा हमारा 74 होना चाहिए था। बट आया कितना है 80, ये बढ़ा किससे, बीटा की वजह से इंक्रीज हुआ है ना। तो नंबर ऑफ बीटा जब आप निकालेंगे क्या बनेगा देखो, ठीक है ना। तो इधर कर दे रहा मैं, जब आप नंबर ऑफ बीटा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 74 होना चाहिए था, बट हुआ आया कितना है 80। तो जो डिफरेंस है वो इंक्रीज किससे हुआ, बीटा से तो हुआ है ना। तो नंबर ऑफ बीटा हमारा कितना आएगा, हमारा हो जाएगा 80 माइनस 74 बराबर कितना आएगा 6 बीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है ना। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला भी होता है, उसके हिसाब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि जैसे बीटा निकालना है तो अल्फा डिफरेंस कितना रहा उसमें माइनस करके वो निकाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर, 28 में अगर हम बात करें तो 28 में क्या बोला जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव विद इन मैग्नेटिक फील्ड B = 10 i कैप। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया कितना 10 i कैप दिया गया है, और वेलोसिटी जो दी गई है वो कितना दिया गया है 5 i कैप प्लस 4 j कैप दिया है द पाथ ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रखना है जो हमारा वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी है, उसके परपेंडिकुलर भी है। याद करो जरा कि जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप ऐसे फेंकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट इसके पैरेलल दूसरा इसके परपेंडिकुलर आता है, तो इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, हेलिक्स के फॉर्म में होता है, याद है ना। तो ये हेलिकल पाथ में बनेगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा 28 का, सी ऑप्शन। कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सीधे बस डायग्राम बनाओ, काम खत्म, ठीक है ना। चलिए 29 की बात करते हैं। 29 में क्या बोला गया है, इन्होंने बोला कि द चार्जेस ऑन two parallel copper plates separated by a small distance r plus q minus q. A test charge q experiences a force f when placed between these plates. ठीक है, now if one plate is removed to infinity, then the force on the test charge will become, ठीक है ना। एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है हमारा, यहाँ पे आपका प्लस क्यू है, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू है, और एक चार्ज को यहाँ पे रखा गया मिड में। तो ध्यान रखना अगर इसकी वजह से यहाँ पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कितना आएगा E के बराबर आएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 2E, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया दोनों मिला के 2E। तो अभी जो F हमारा है वो कितना आएगा Q × 2E बन जाएगा। बाद में उन्होंने बोला कि इसको हटा दिया, एक को हटा दिया, इसको हटा देते हैं तो एक प्लेट बचेगा, और यहाँ पे है जब एक प्लेट यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सिर्फ क्या E बचेगा। अब यहाँ पे इस Q चार्ज पे जो फोर्स आएगा F डैश बराबर वो कितना आ जाएगा Q × E बच जाएगा ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो F डैश कितना आएगा हमारा F/2 आ जाएगा, काम खत्म, आधा, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 नंबर देखो जरा, आपको मैच द कॉलम दिया गया है और इसमें आपको पता करना है कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है और आपको पहचानना है, ठीक है ना। पहला हमारा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे प्लस 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 दिया गया है। दूसरा हमारा है एक स्क्वायर टाइप में दिया है इस तरीके से, और देखो ये इस टाइप से दिया गया है, यहाँ पे प्लस प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस है। तीसरे वाले केस में ध्यान रखना इस टाइप से दिया है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस दिया गया है, और फोर्थ वाले में क्या दिया गया है इस टाइप से दिया गया है, ऐसे यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, दो ही ऑप्शन दिया गया, क्या पोटेंशियल 0
और इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पहचानते हैं। आपको पता है कि ये सारे के सारे प्लस है, तो इसमें क्या होगा, सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आएगा हमारा 0 आएगा, 120 एंगल बनेगा जिससे क्या आएगा 0। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आएगा हमारा 0, बट पोटेंशियल 0 नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो ध्यान रखना है ये रिपेल ये अट्रैक्ट करेगा, इधर आपका ये रिपेल अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा नॉट 0, बट पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। क्यों, जितना दोनों का प्लस उतना दोनों का -0 हो जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से देखो। इसमें देखो जरा, ये माइनस है, माइनस अपनी तरफ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका क्या होगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके रिपल्सन इधर होगा, इसके रिपल्सन इधर होगा, सब आपस में कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। जितना माइनस उतना प्लस, जितना माइनस उतना प्लस, आपस में कैंसिल आउट। पोटेंशियल भी क्या हो गया, पोटेंशियल भी क्या आ गया हमारा 0, मतलब जो v की वैल्यू क्या आएगा 0, तो इसमें दोनों 0 हो गए, ठीक है ना। इसकी बात करें, ठीक है ना, ओके। इसमें आपसे क्या बोलोगे, रेक्टेंगल दिया गया है, ठीक है ना। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में आपको पता है ये साइड्स बराबर नहीं होंगी, ए बी मान लीजिए अलग अलग है, तो देखो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, बट पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या आएगा 0, क्योंकि डायगोनल की डिस्टेंस तो बराबर होगी ना, जितना दोनों का प्लस उतना दोनों क्या हो जाएगा माइनस, तो पोटेंशियल क्या आएगा 0। तो अब देखो जरा कौन सा करेक्ट है। इस वाले केस में हमारा जो है ए वाले में कौन सा आएगा Q आएगा, बी वाले में हमारा कौन सा आएगा वी वाले में क्या होता है हमारा पोटेंशियल 0 हुआ था ना, P आ जाएगा। सी वाले में कितना आएगा PQ दोनों आएगा, और डी वाले में हमारा पोटेंशियल 0 मतलब कितना आएगा P आएगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आ रहा देखो, ए का Q है, बी का P है, सी का PQ है, डी का P है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 31 पे। हाँ 31 देखो जरा, ये थोड़ा सा एक छोटा मोटा कैलकुलेशन इसमें आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं 31 की बात करते हैं। क्या बोला गया है, यहाँ पे एक आपका जो है 20 माइक्रोफैरड लगाया गया है, यहाँ पे 4 माइक्रोफैरड है, यहाँ पे आपका 12 दिया गया है, और इस तरीके से 300 वोल्ट आपको दिया गया, और यहाँ से जो है एक 4 माइक्रोफैरड का ये भी दिया गया, ठीक है ना। 4 माइक्रोफैरड है, ये भी हमारा कितना है 4 माइक्रोफैरड है, ये हमारा कितना है 12 माइक्रोफैरड है, और ये हमारा कितना दिया गया है 20 माइक्रोफैरड है। तो सबसे पहले हम सी इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि वो निकालने जरूरत है। तो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ये दोनों हमारे किस में है पैरेलल में डायरेक्ट ऐड होते हैं, तो 4 + 4 कितना आएगा 8 माइक्रोफैरड। अब ये सबके सब सीरीज में आ गए, तो सीरीज में 1/c याद है ना, कितना होता है 1/20 + 1/8 + 1/12 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम इसको 120 ले ले एलसीएम में, तो कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा ये हमारा कितना आएगा 8 से डिवाइड कर देना इसको 15 प्लस ये कितना आएगा हमारा 12 10, तो 25 31, ठीक है ना। तो सी हमारा जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ गया हमारा देखो 120/31 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये सी निकल गया, तो यहाँ से चार्ज कितना आ जाएगा मान ली, क्योंकि यहाँ पे आपने सेल लगा रखा है एक, तो सेल से चार्ज जाएगा ऐसे, तो चार्ज जो टोटल जाएगा वो कितना जाएगा, तो जो टोटल चार्ज हमारा जाएगा वो सिंपल सा इसको जो है इसमें v से मल्टीप्लाई q बराबर cv होता है, c इक्वलेंट टू v बन जाएगा, तो कितना आएगा 120/31 इंटू कितना आएगा 300, ठीक है ना। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा q टोटल बराबर 1161 के आसपास आएगा माइक्रोकूलम, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके देख लें, ठीक है ना। अब इसके बाद अब ये यहाँ से जा रहा है, हमसे इसके बारे में इसमें या इसमें पूछा गया है, तो जब ये q यहाँ जाएगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा ना भाई, q जा रहा है तो q/2 और q/2 में डिवाइड होगा, तो चार्ज ऑन 4 वाले पे जो आएगा, तो q टोटल कितना आया पहले हमारा ये जरूरी है, कितना है 1161 माइक्रोकूलम। तो जो हमारा चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड पे जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो कितना आएगा 1161 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बताओ जरा 580 माइक्रोकूलम के आसपास, ठीक ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है ना। और जब ये आ गया तो इसके बाद जब हम बात करें उसके पोटेंशियल की बात करेंगे v बराबर, तो क्या होता है q/c बन जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो q कितना है 580 डिवाइड बाई कितना c4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड करो, लो आ गया, तो 580 और 145, तो आंसर कौन सा है डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमारा जो 31 है 31 का कौन सा है इस वाले का डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 31 के बाद अगला देखो जरा 32 नंबर। 32 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो 32 में क्या बोला गया है कि ऑन इमर्जिंग एक ग्लास लेंस, उसका ग्लास का जो लेंस है उसका दिया गया म्यू 3/2 है, इन वाटर म्यू ऑफ वाटर जो दिया गया है वो कितना है 4/3 है। इट्स फोकल लेंथ विल इंक्रीज बाई 300%, विल डिक्रीज बाई 300%, 4%, 400%, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आता है, पहले तो दोनों केस में हम फोकल लेंथ निकालते हैं।
तो पहले हम निकालेंगे एयर में। सबसे पहली बात तो 1/f बराबर याद है ना क्या होता था, म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अच्छा, हम इस वाली वैल्यू को x मान लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा, मतलब मैं ऐसे लिख लेते हैं म्यू माइनस 1 इंटू एक्स कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम क्या, क्योंकि वो तो दिया नहीं है और कैंसिल हो जाएगा बाद में रेशियो निकालने में, ठीक है ना, तो थोड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहले 1/f ऑफ एयर निकालेंगे, क्योंकि इतना बड़ा बार बार क्यों लिखना है ना। जो चीज़ें आपको बताए कि वो बाद में रेशियो में कैंसिल होगा, कुछ भी होगा, कुछ वैल्यू लेट कर लो, ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। चलिए, तो कितना आएगा 3/2 माइनस 1 इंटू एक्स, तो कितना आ जाएगा हमारा x/2 आ जाएगा। तो f ऑफ एयर जो निकल के आया वो कितना आएगा 2/x हो जाएगा। बात क्लियर। अब हमें निकालना है कि जब ग्लास, देखो लेंस को वाटर में डुबाया गया, तो अब हमें निकालना पड़ेगा म्यू ऑफ लेंस या ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो म्यू ऑफ ग्लास अपॉन म्यू ऑफ वाटर पहले निकालते हैं। कितना आ जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 3/2 डिवाइड बाई कितना 4/3 है ना, हाँ, तो 9/8 आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है हमारा f ऑफ, जो हमारा आएगा जो f है मीडियम में कितना आ जाएगा, वाटर में निकालते हैं, तो कितना आएगा, देखो म्यू यहाँ पे कितना आएगा 9/8 हो गया है माइनस 1 इंटू एक्स, तो माना ही था हमने इसको, कितना आ जाएगा हमारा ये 1/8 मतलब x/8 आ जाएगा। तो f ऑफ वाटर जो आया, वाटर के अंदर में कितना है 8/x आ गया। तो देखो आपको वाटर के अंदर फोकल लेंथ मिल गया, आपको एयर के अंदर फोकल लेंथ मिल गया, दोनों का मतलब आपको क्या निकालना है, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। सबसे पहले इंक्रीज या डिक्रीज, देखो पहले 2/x था, बाद में 8/x मतलब बढ़ गया, तो फोकल लेंथ बढ़ेगा। सबसे पहले बताइए इंक्रीज करेगा, कितने परसेंट है वो परसेंट हम लोग निकाल लेते हैं। देखो जरा, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आगे कर देते हैं। देखो जरा, f ऑफ एयर जो आया हमारा है वो 2/x है, f ऑफ वाटर में जो आया कितना है 8/x आया है। तो जो परसेंटेज चेंज आएगा हमारा वो कितना आएगा, f ऑफ वाटर माइनस f ऑफ एयर डिवाइडेड बाई f ऑफ एयर, पहले वाला कितना था इंटू 100, ये करेंगे, निकालो जरा कितना आएगा 8/x माइनस 2/x डिवाइड बाई 2/x इंटू 100 आ जाएगा। तो बराबर कितना आएगा 300%। क्या हुआ, बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो कौन सा आंसर करेक्ट है हमारा, ए। आई थिंक क्लियर। चलिए 33 नंबर में क्या बोला गया है कि एक बॉडी का वेट W है, इसको यहाँ से अर्थ से प्रोजेक्ट कर दिया गया अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू रीच द हाइट अबव द अर्थ सरफेस अर्थ विच इज इक्वल टू द 9 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। ध्यान रखना, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो ये हाइट आपका जो है 9 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस से 9 टाइम्स है, समझ गए ना। तो पहले यहाँ पे g की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि W बराबर तो हमारा mg होता ही है, m तो हर जगह सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। g निकालने तो आप g डैश का फॉर्मूला क्या होता है, g अपॉन 1 प्लस h/re का होल स्क्वायर होता है। h की वैल्यू कितना है 9r, रख दो उठा के, तो g डैश कितना आ जाएगा, g डिवाइड बाई 1 प्लस 9r/r का होल स्क्वायर, तो 9 + 1 कितना 10 का स्क्वायर कितना g/100 हो जाएगा। तो जो हमारा W डैश आएगा तो कितना आएगा m इंटू जी डैश, कितना आएगा mg/100, कितना आ जाएगा हमारा W/100। ये आपका आंसर है। कौन सा करेक्ट है, ए ऑप्शन, एकदम सिंपल सा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 34 की बात करते हैं। मज़ेदार है एकदम, परेशान नहीं होना, ठीक है ना। 35 नंबर बस हम लोग लास्ट पहुंचने वाले हैं, बहुत आसान है, चीज़ें ईजी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है और कुछ नहीं। इफ द लेंथ ऑफ द रॉड ए इज 3.25 इंटू प्लस, अच्छा यहाँ पे लेंथ दिया है ए का, कितना दिया है 3.25 प्लस माइनस जो है 0.01 दिया गया है, और एल बी जो दिया गया है 4.19 प्लस माइनस 0.01 दिया गया, ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया दोनों, तो उसको नहीं लिख रहे, समझ जाना। आज बोला कि जो है देन द रॉड बी इज लॉन्गर देन रॉड ए, कितना बड़ा है, तो ध्यान रखना इसका मतलब हुआ कि एल बी माइनस एल ए फाइंड करना है। तो याद करो जरा, एरर निकालने में चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, ठीक है ना। जो हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होता है, डेल्टा एल की वैल्यू होती है, जो एरर वाले में आता है वो याद करो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा एल ए कितना है 0.1, डेल्टा एल बी कितना है 0.1, 0.01, दोनों 0.01 कितना आएगा 0.01 प्लस 0.01, तो बराबर कितना आएगा, एरर कितना आएगा 0.02 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अब डिफरेंस कितना है, ये हमारे एक्चुअल वैल्यूज हैं, इनको माइनस कर लो, तो जो डिफरेंस है कितना आएगा 4.19 माइनस 3.25, ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा 0.94। तो आंसर क्या बनेगा जो हमारा डिफरेंस का आएगा, तो डिफरेंस आएगा 0.94 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। तो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बात क्लियर। वैसे आपको ये चीज़ निकालते ही आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि बाकी सब में है ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर। 36 हमारा क्या है, ये प्रोजेक्टाइल से है, ठीक है ना।
36 नंबर हमारे किसमें प्रोजेक्टाइल। इन्होंने बोला है द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट x एंड y ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट ए गिवन टाइम t आर गिवन बाई x इक्वल टू 60। ओके, x इक्वल टू 60 दिया गया है और y इक्वल टू कितना दिया गया है 8t माइनस 5t स्क्वायर, ठीक है ना। द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन मीटर। देखो अब सॉल्व करने के इसके बहुत सारे तरीके हैं, इसको ऐसे समझो, ये दिया गया है, ठीक है ना। अब एक तो तरीका है इसको यहाँ पे t निकाल के रख दो, उसके बाद y 0 कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। दूसरा भी बता दे रहे हैं, आपको पता है कि एक तो जब आप फेंकते हैं तब t बराबर y बराबर 0 है, और जब यहाँ जाके स्ट्राइक करता है तब भी y बराबर क्या है 0। तो y बराबर यहाँ 0 रखने से जो t मिलेगा आपको यहाँ से तक का वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, समझे। तो y बराबर इसमें 0 पुट कर दो, तो जैसे 0 रखा कितना आएगा हमारा, देखो जरा ये कितना था 8t था ना, हाँ, तो 8t बराबर कितना आएगा माइनस 5t स्क्वायर बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से t की वैल्यू कितना आएगा, t की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक तो आ जाएगी 0 और दूसरा t बराबर कौन सा आएगा, यहाँ से आएगा 8/5, समझ गए। तो 0 तो ये वाला है, 8/5 ये वाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल गया 8/5, और इस टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दिस वन, यही तो रेंज है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का। तो इस t को उठा करके आप यहाँ रख दो, क्या प्रॉब्लम है, x मिल जाएगा। तो x मतलब रेंज कितना आएगा 6 इंटू, समझ गए, तो कितना आएगा, ठीक है ना, 9.6 आ जाएगा, ठीक। चलिए, तो 9.6 मीटर कौन सा है हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट है, एकदम सिंपल सा है, कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ, इसको चाहो तो आप इसको x के फॉर्मेट में बना करके y बराबर जी को x डायरेक्ट मिल जाएगा, बात वही होती है। तो चाहे आप t निकाल करके देन सॉल्व करो, चाहे x की वैल्यू निकाल सॉल्व करो, दोनों से आपके आंसर एग्जैक्टली सेम आएंगे, ठीक है ना, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 37 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 37 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखना, ये वेव का है आपका, जो साउंड वेव का आता है। 2 ट्यूनिंग फॉर्क A एंड B साउंडेड टुगेदर गिव 6 बीट पर सेकेंड, ठीक है ना। 2 ट्यूनिंग फॉर्क है A और B, जिनको एक साथ जब साउंड किया गया तो 6 बीट आ रहे हैं, ठीक है ना। मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जो है 6 बीट्स के बराबर है, मतलब F1 माइनस F2 बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। आगे मतलब A को हमने बड़ा माना है, B को छोटा माना है, ठीक है ना। विद एन एयर रेजोनेंस ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड दीज 2 फॉर्क्स गिव रेजोनेंस व्हेन 2 एयर कॉलम्स 24 सेंटीमीटर एंड 25। देखो अब यहाँ पे A को हमने अगर बड़ा माना है, B को छोटा माना है, तो देखो यहाँ पे एयर कॉलम भी आपका इसका छोटा है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना, क्योंकि लेंथ उसमें नीचे होता है, ठीक है ना, और ये आपका होता है, ठीक। अब इसको जरा याद करो, वन एंड क्लोज्ड का जो होता है ऐसे एल लेंथ का जो हमारा ये रेजोनेंस बनता है, याद करो, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये λ/4 बराबर कितना आता है, एल आता है, तो लैम्डा कितना आता है 4l था, ठीक है ना। और न्यू बराबर क्या होता है, या फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है v/4l एथ बनेगा। तो जो हमारा FA बनेगा, FA का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा हमारा v/4 इंटू 24, और जो हमारा FB आएगा वो कितना आएगा v/4 इंटू कितना 25, है कि नहीं। दोनों फ्रीक्वेंसी निकल गई, इनका रेशियो निकाल लो। तो FA/FB जब आप निकालेंगे तो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 25/24 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं कि FA निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो FA बराबर कितना आएगा 25/24 FB, इसको हो जाएगा पुट इन इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं। तो FA माइनस FB बराबर 6 था, और यहाँ पे हमने निकाला था, देखो जरा FA बराबर 25/24 FB रख दो जरा वहाँ पे। तो जैसे रखोगे कितना आएगा, तो 25/24 FB माइनस FB बराबर 6 है। एलसीएम लेना इधर, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा, हाँ 25 माइनस 24 कितना आएगा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा FB/24 बराबर कितना 6, तो FB बराबर कितना आएगा 6 इंटू 24, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ठीक है ना, 6 इंटू 4 कितना 24, और कितना 12 टू 144 आ जाएगा, ठीक है ना। और FA कितना आएगा, तो कुछ नहीं, इसका डिफरेंस कितना है 6 है, तो इसको जो है इधर जाओ 6 ऐड कर देना इसमें, तो 144 प्लस 6 कितना आएगा हमारा 150 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है, कैलकुलेशन थोड़ा आप जितनी जल्दी कर पाओ उतना ज़्यादा बेहतर है, बाकी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल बेस पे काम करता है इस तरीके से। देखो ये आपका फॉर्मूला था जो कि यूज़ किया गया है, ऐसी चीज़ें ध्यान रखना, इसको मैंने पूरा इसलिए बताया ताकि याद ना है, तो ऐसे शॉर्ट में चीज़ें समझा करो कैसे इसको डराइव करके हम फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ों का फॉर्मूला याद करके आपको पूरा प्रॉपर रहे वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर एसर्शन में क्या बोला गया है? ए टेम्परेचर चेंज विच इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड इज 1% विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम 3%। मतलब इन्होंने बोला है कि लेंथ को 1% चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कितना हो रहा है? 3% चेंज हो रहा है। ठीक है, रीजन की बात करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज नियरली 3 टाइम्स द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना, आपको याद होगा ये चीज, ये तो होता ही है कि अगर जो है हमारा होमोजीनियस मटेरियल है, मतलब चारों तरफ में एक्सपेंशन सेम है, तो जो हमारा गामा होता है वो 3 अल्फा के बराबर आता है। याद है ना 38 नंबर क्वेश्चन का? तो ये 3 टाइम्स होता है। तो अब सोचो जरा कि अगर ये 1% अल्फा हमारा 1% दे रहा है, तो जो वॉल्यूम वाला हमारा आएगा कितना आएगा? वो तो 3% बन ही जाएगा ऑटोमेटिक, है कि नहीं? तो दोनों करेक्ट है। ठीक है ना, तो इसमें क्या बोला गया है? बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसर्शन। तो आई थिंक ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि 3 टाइम्स होगा तभी वो 3 टाइम्स बन पाएगा। ठीक है ना। इन द सीरीज एलसीआर, एक एलसीआर सर्किट आपको दिया गया है। देखो जरा, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे क्या है? सी दिया गया है। और इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे रखा गया। इस तरीके से आपको दिया गया, ध्यान रखना। इसका पोटेंशियल 400 वोल्ट है, इसका भी पोटेंशियल कितना है? 400 वोल्ट है। और यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखा है जिससे हम मेजर कर रहे हैं इसका पोटेंशियल, और यहाँ पे एक अमीटर है जिससे हम जो है इसका करंट मेजर कर रहे हैं। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ध्यान रखना। लग रहा होगा एसी का क्वेश्चन है, आप देख के कई बार डर जाओगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दिया करो, बहुत ईजी चीज़ें होती हैं। दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। एक अप जाएगा, दूसरा डाउन, ये रेजोनेंस कंडीशन है, इनका पोटेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। याद है ना, वो क्या बोलते हैं फेजर मेथड में? तो इन दोनों का पोटेंशियल सेम है, मतलब एक्सएल बराबर एक्ससी काम कर रहा है यहाँ पे। अगर एक्सएल बराबर एक्सएल तो वीएल बराबर वीसी हो जाएगा। और जब से बराबर थे रेजोनेंस है, और रेजोनेंस में आपको पता है कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट काम करता है हमारा, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। तो जितना पोटेंशियल यहाँ लगाया था वो यहाँ कहीं नहीं यूज होता है, वो सीधे यहाँ यूज हो जाएगा। कितना आ गया? इसका पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट, तो काम खत्म। और जब इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है तो इसमें करंट कितना आ जाएगा? आई बराबर तो कितना है? 100 बाई रजिस्टर कितना है? 50 बराबर कितना? 2 एम्पियर। हो गया आंसर। तो पहले पहचानो कि रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। रेजोनेंस होने के बाद सारी कंपोनेंट किसी काम के नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस को छोड़ करके सब हटा दो। करंट निकालना हो, जो भी निकालना है उसके अकॉर्डिंग उसको हटाओ, सीधे रेजिस्टेंस काम करेगा, काम खत्म। मतलब ये समझो कि है ही नहीं है। ठीक है ना। और वैसे अगर आपको करना है तो वैसे निकालो, तो V बराबर जो नेट पोटेंशियल कितना होता है? VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये करोगे तो यहाँ पे V हमारा 100 दिया गया है, बराबर VR स्क्वायर प्लस VL भी हमारा कितना है? 400 माइनस VC भी कितना है? 400। तो ये तो 0 हो जाएगा, फिर यही तो बचा। समझ पा रहे ना? तो ये ध्यान रखना, मतलब डायरेक्ट आप करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है अपना? तो V3 100 वोल्ट है और करंट कितना है? 2 एम्पियर। तो ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। देखो, तो एसी को लेके ध्यान रखना है, बहुत ईजी चीज़ है, थोड़ा समझोगे तो बहुत आसानी से पूरा चैप्टर निपट जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगले बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपको आई थिंक देख के समझ में आ रहा होगा। ये मैक्सिमम वाले का है। इसमें अगर आपको याद हो बी वर्सेस एच कर्व में, इसमें इस तरीके से ये हमारा होता है, एक पूरा ये एक राउंड में ऐसे बनता है। ठीक है ना। ये हमारा रिटेंटिविटी होता है, ये कोरेसिविटी होता है, ये वाली वैल्यू। और इन्होंने ध्यान रखना है, आपको ये भी बताना चाहिए, परमानेंट मैग्नेट मतलब उसकी रिटेंटिविटी, मतलब उसकी रिटेन करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में वो कम होना चाहिए। तो आपसे पूछा गया है, इसमें भी क्वेश्चन इसी बेस पे है। ये 2 टर्म अगर आपको याद है तो फटाफट हो जाएंगे। देखो, इसमें आपको पता है रिटेंटिविटी ज़्यादा है, दूसरे वाले में अगर आप ध्यान से देखें तो ये बहुत पतला ऐसे बन रहा है, ऐसे। इसकी रिटेंटिविटी की वैल्यू क्या है? कम है, देख सकते हो आप। तो इसमें से आपको पता है कि ये परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए चाहिए। ठीक है। P वाला क्या चाहिए? परमानेंट में। और Q वाला क्या चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। बस देख लो, आंसर खत्म। बोथ P एंड Q आर सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट, नहीं, गलत है। P इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट एंड Q इज मेकिंग फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये करेक्ट हो गया, लो हो गया आंसर। ठीक है ना। तो बेसिक फंडामेंटल पे काम करो, बहुत फटाफट आंसर आपके आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41। तो 41 की बात करें तो इन द सर्किट सोन एक्स इज ज्वाइन टू वाई। पहले एक्स जो हमारा ये वाला, इसको वाई से ज्वाइन किया गया है फॉर ए लॉन्ग टाइम, मतलब कुल मिला के उसमें एक करंट पूरा सेटअप हो गया, मतलब जितनी एनर्जी इसको स्टोर करना था इंडक्टर को वो स्टोर कर चुका है। एंड देन एक्स इज ज्वाइन टू जेड। अब एक्स को उठा के जेड पे ज्वाइन कर देगा। ठीक है ना। मतलब अब ये एनर्जी इस R2 में लॉस होगा। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R2। अब सोचो इस R2 में टोटल हीट कितनी होगी? जितनी एनर्जी इस इंडक्टर के पास है वही तो होगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि इंडक्टर में स्टेडी स्टेट में कितनी एनर्जी है वो निकाल लो, काम खत्म, और कुछ नहीं सोचना है। ठीक है ना। देखो जरा, बहुत सिंपल क्वेश्चन।
यही बोलते कॉन्सेप्ट अगर आप पकड़ पाते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। देखो ये ऐसा हो गया और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक R1 है, ठीक है ना, ये इस तरीके से है, ठीक, ये R1 दिया गया, ये E दिया गया है, पहले इसको यहाँ से जोड़ा गया ऐसे, यहाँ पे L दिया गया, ठीक ना। स्टेडी स्टेट में याद करना हमारा इंडक्टर एक जो है वायर की तरह काम करता है, मतलब ये जो हमारा इंडक्टर है इन स्टेडी स्टेट ये वायर बन जाएगा, और वायर बन जाएगा तो सिर्फ रेजिस्टेंस एक है, तो I जो आएगा हमारा मैक्सिमम करंट वो कितना आएगा, E/R1 बन जाएगा। ये सर्किट में भी काम नहीं कर रहा है, R2 हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। और करंट इतना आ गया तो इसमें अंदर जो एनर्जी आएगी, जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है E बराबर वो हाफ L इंटू I0², याद है ना, इंडक्टर में एनर्जी होता है तो E बराबर कितना आएगा, हाफ L तो L रहेगा, I0² कितना आएगा, E²/R1² आ जाएगा। अब सोचो ये इंडक्टर के अंदर की एनर्जी आ गई, और जैसे ही आप इस इंडक्टर के कॉर्नर को इधर जोड़ोगे, इधर से हट जाएगा कांटेक्ट, तो जो इसकी एनर्जी है वही तो यहाँ लॉस होगी, तो इसमें लॉस एनर्जी कितना होगा, वो यही तो होगा, और ये कितना है, हाफ LE²/R1², तो कितना आ जाएगा, LE²/2R1²। कौन सा आंसर करेक्ट है, ये ऑप्शन लो हो गया आंसर, आई थिंक क्लियर। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर। तो 42 में क्या बोला गया है, लाइट डिस्क्राइब एट ए प्लेस बाय इक्वेशन। अब यहाँ पे लाइट की इक्वेशन दी गई, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन दिया गया है 100, और यहाँ पे क्या है साइन 5 × 10⁻15 t प्लस साइन 8 × 10⁻15 t दिया गया है। इस तरीके से फॉलोन है मेटल सरफेस, कोई एक मेटल सरफेस जिसपे लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना। चलिए वर्क फंक्शन आपको दिया गया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, आपको बताना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसी है, अगर आप देखेंगे तो ω1 जो है हमारा कितना है, 5 × 10 कितना है 15, ω2 कितना है हमारा 8 × 10 क्या है 15। अच्छा इन दोनों में फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो जिसका ओमेगा ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या, एनर्जी ज़्यादा, और एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की अगर ज़्यादा रहेगी तभी तो करंट एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो मतलब करंट एनर्जी ज़्यादा जो होने वाली है वो सेकंड वाले की वजह से होगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि ω2 बड़ा है और ω1 जो है हमारा छोटा है, इसलिए हमारे फॉर मैक्सिमम करंट एनर्जी हम लोग इसको लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है ना। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ν2 बराबर कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्या होता है 2π होता है, तो यहाँ से कितना आएगा, ये हो जाएगा ω2/2π, तो कितना आएगा 8 × 10⁻15 / 2π, ये हमारा न्यू आ गया। एनर्जी कितना आएगा फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन E बराबर, तो ये बन जाए कितना h न्यू होता है, तो h कितना हमारा 6.63 × 10⁻34 इंटू न्यू कितना है 8 × 10⁻15 / 2π, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारा E की वैल्यू जो आएगा, देखो जरा यहाँ पे हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आएगा हमारा E की वैल्यू 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जो है कैलकुलेट जब करोगे तो इसके आसपास आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट, ध्यान रखना ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे किस में आ रही है, जूल में आ रही है, जूल में आ रहा है, ठीक है ना। इसको 1.6 से डिवाइड करना तब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आएगा 5.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको याद करो जरा क्या होता है, E माइनस क्या आता है 5 आता है, 5.27 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3.27, ये आंसर इसका कौन सा, सी ऑप्शन, ठीक है ना। आई होप क्लियर होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप बात करते हैं 43 की। 43 नंबर फाइनली लास्ट की तरफ, ठीक है ना। In the circuit shown in figure, resistance of voltmeter is 4 kilo ohm. Then the percentage error in the reading of the voltmeter. अच्छा सबसे पहले तो ये सोचो रहा वोल्टमीटर रीडिंग गलत एरर क्यों आएगा, ध्यान समझना। अगर ये वोल्टमीटर नहीं होगा तो जो इसका रेजिस्टेंस है वो तो सर्किट में काम नहीं करेगा। मतलब क्या है कि पहले हम इसका पोटेंशियल निकालेंगे बिना वोल्टमीटर के जो एक्चुअल होगा, फिर वोल्टमीटर को लगाएंगे, इसका यहाँ पे ये रेजिस्टेंस भी लगाएंगे और देन उसके बाद इसका पोटेंशियल निकालेंगे। मेरी बात समझ गए ना। फिर दोनों का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 कर देंगे, हमारा एरर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है। चलो देखो जरा कैसे आएगा। तो आपसे क्या बोला गया है, एक सेल दिया गया, सेल का EMF नहीं उसको V मान लेना, एक की दिया गया है, इससे कोई ज़्यादा खास काम नहीं है। हम आते हैं मेन चीज़ पे, ऐसे दिया गया है और यहाँ पे पहले वोल्ट मीटर नहीं लगाते, ठीक है ना। ऐसे इस तरीके से ये हमारा 4 किलो ओम है,
और ये भी हमारा कितना है 4 किलो ओम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आएगा 8 किलो ओम आ जाएगा। तो करंट कितना आएगा आई बराबर बताओ जरा। अच्छा वैसे ही एक चीज़ देखो, इसका मैं वी निकाले V1, तो वैसे तो 4 4 होती है, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो V1 जो आएगा, इसका जो पोटेंशियल आएगा इस वाले का, वो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ये हो जाएगा V/2 आ जाएगा। बात क्लियर है, मतलब जो इसका पोटेंशियल आएगा V/2 आ जाएगा। अब क्या है, अब आपसे बोला गया कि इसमें हमने क्या किया कि एक वोल्टमीटर ऐड करके मेजर किया। तो वोल्टमीटर ऑब्वियस ही बात है, उसके रेजिस्टेंस की वजह से वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आ गया ऐसे, ये भी 4 है, ये भी किलो ओम है, ठीक है ना, ये ऐसे दिया गया है। अब इसका पहले अब आपको जो है इसका पोटेंशियल, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसका मेजर करेगा सेम टू सेम, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा निकालो। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका जो है करंट निकालते हैं या इसका आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, देखो ये 4 और 4 हमारा कितना आएगा, पैरेलल में थे 2 किलो ओम बन जाएगा, ठीक है ना। और 2 और 4 आपके सीरीज में कितना आएगा 6 बन जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ गया, देखो इस वाले केस का 6 किलो ओम। करंट कितना आएगा टोटल यहाँ से जो निकलेगा, तो करंट आई बराबर कितना आएगा V/6 आ जाएगा। बात समझ गए ना, मतलब ये हमारा V/6 हमारा क्या आएगा, मतलब करंट आ जाएगा। बात क्लियर। अब ये करंट यहाँ आने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें इसका पोटेंशियल निकालना है, या दोनों का कंबाइंड पोटेंशियल निकाल लो, वो आ जाएगा। तो कंबाइंड कितना आएगा 2 किलो ओम है, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा, तो अब जो न्यू रीडिंग आएगा V2 बराबर, मान लो इस दोनों का पोटेंशियल कितना आ रहा है हमारा V2 आ रहा है, तो V2 बराबर कितना आएगा, I कितना है V/6 इंटू इन दोनों का कंबाइंड कितना रेजिस्टेंस है 2 है ना। तो V2 कितना आ गया हमारा, सोचो रियल में हमारा पोटेंशियल V/2 चाहिए था, बट इस वोल्ट मीटर को लगाने की वजह से हमारा पोटेंशियल कितना आ गया V/3, तो एरर तो आया ना। अब एरर कितना आएगा वो देख लो जरा। तो जो हमारा एरर आएगा इसमें वो कितना आएगा, V/2 एक्चुअल था माइनस V/3 अपॉन V/2 इंटू 100। यही तो परसेंटेज निकालने का तरीका है। सॉल्व कर जरा, कितना आएगा हमारा, हो जाएगा 2/6 इंटू 100, तो कितना आएगा हमारा ये 1/3, मतलब कि 33.3%। डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो तरीका आई थिंक समझ में आ गया होगा कि वोल्ट मीटर लगाने से, वो ये लगाने से रेजिस्टेंस जो है चेंज हो गया, जिससे वजह से पोटेंशियल उसका चेंज हो गया। नेक्स्ट 44, चलिए 44 में क्या बोला है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैरड ईच आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 1.5 माइक्रोफैरड। देन देखो 3 कैपेसिटर हैं, आपको पता है, एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। इन तीनों को ऐसे कनेक्ट करना है, सब 1 1 के बराबर है, कि इनका रिजल्टेंट 1.5 आ जाए। अब देखो कनेक्ट करने क्या, सीरीज में 1 + 1 कितना आएगा, 1/c बराबर 3 आएगा, तो c 1/3 हो जाएगा। 1/3 1.5 नहीं होगा। पैरेलल में 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3 आ जाएगा, वो भी नहीं होगा। तीसरा केस क्या बना, तो तीसरा ये है कि 2 सीरीज में इसके साथ एक क्या हो जाए पैरेलल में, यही तो बनेगा। इसमें देखो एक ये तो सीरीज सब बन सकता है, दूसरा क्या, तीनों के तीनों पैरेलल में बन सकते हैं, ऐसे हो गया, ठीक ना। तीसरा ये केस बन सकता है, और कोई केस तो बचता नहीं है। तो इसमें देखते हैं ये 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये 1 और 1 कितना आएगा हमारा 0.5 हो जाएगा, 1/2 और 1/2 करके, और ये हमारा 1, ये पैरेलल में डायरेक्ट सीक्वेंट कितना आ गया 1.5। तो 2 सीरीज में उसके साथ एक क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज एंड 1 इज पैरेलल, 2 कैपेसिटर इन सीरीज एंड व्हाइल 3rd इज पैरेलल, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 45 की। इन इंटरफेरेंस पैटर्न इफ द स्लिट विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 1:4, मतलब जो विड्थ दिया गया है W1/W2 जो आपको दिया गया है वो 1:4 में दिया गया, ठीक है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी इन पैटर्न एज्यूमिंग दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट इज प्रोपोर्शनल टू द स्लिट ऑफ विड्थ, ठीक ना, टू स्लिट विड्थ, ठीक है। वैसे ये होता भी है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इसके, मतलब ये W1/W2 है हमारा कितना आएगा A1/A2 के बराबर आएगा, ठीक है ना। बात क्लियर। और A2/A1 को हम लोग एम्पलीट्यूड रेशियो के नाम से जानते हैं R, जो कि 4 आ जाएगा। और इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है I मिनिमम ऊपर रखना है अपॉन I मैक्सिमम, तो इसका फॉर्मूला एक सेकंड, ठीक है ना, वो कितना आएगा, तो हो जाएगा आपका R-1 अपॉन R+1 का होल स्क्वायर। R की वैल्यू कितना है 4 रख दो, 4 - 1 कितना आएगा स्क्वायर अपॉन 4 + 1 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये 9/25। आंसर कौन सा करेक्ट है, टी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आएगा होगा, ठीक है ना, और पेपर आपका अच्छा गया होगा। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद।